हेलो प्यारे बच्चों। तो आपको कहे थे पिछला क्लास में आप पढ़े थे नियामक ज्यामिति में सारणी के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न आपको बताए थे और थ्योरी भी हो गया था और प्रश्न भी करा दिए थे और आपको होमवर्क दिए थे 4.3 एक्सरसाइज बनाने के लिए। और कहे थे कि आज जो क्लास में हम आपको बताएंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस, है ना। तब मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट का मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब यह होता है कि सारे कंसेप्ट का मिला जुला क्या होगा और स्टैंडर्ड प्रश्न होगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न होगा। तो अभी आपको ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे और यह क्वेश्चंस जब परीक्षा में जब अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी में से आपको अच्छे अच्छे प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो यह प्रश्न का प्रैक्टिस भी करना है और अभी आप देखते देखते ना अच्छे से समझो, अब याद भी हो जाएगा आपको, है ना। बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा पीछे का थ्योरी वगैरह अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मैं स्टार्ट करूं। देखो, तो प्रश्न नंबर 1 है, पहले से लिख के रखे हैं ताकि लिखने में जो है समय व्यतीत ना हो, लिखूं फिर मिटाऊं तो, है ना। तो आप लोग समझ ही रहे हो। तो देखो यहाँ ध्यान देना, कहता है सिद्ध कीजिए कि सारणिक इतना थीटा से क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, स्वतंत्र है। अब कह रहा है कि प्यारे बच्चों की यह जो डिटर्मिनेंट है यह थीटा से क्या है, स्वतंत्र है। अब यह डिटर्मिनेंट थीटा से स्वतंत्र है, इसका मतलब क्या हुआ आपको समझाते हैं। जैसे आपको कोई बोले कि आम का पेड़ आम के फल से स्वतंत्र है, इसका मतलब हुआ कि उस आम के पेड़ में एक भी आम नहीं होगा, ठीक है। अब कोई बोले किसी आदमी का माथा उसके बाल से स्वतंत्र है, इसका मतलब उसके माथे पे बाल बिल्कुल नहीं होगा। मतलब जिस चीज़ से स्वतंत्र है वह चीज़ नहीं होगा। जैसे आप पढ़े जानते भी होंगे कि पहले अंग्रेज का शासन था और यहाँ अंग्रेज से हम लोग क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। इसका मतलब अब यहाँ अंग्रेज का शासन नहीं है, अब हम लोग का शासन है, ठीक है। तो कोई चीज़ किसी चीज़ से अगर स्वतंत्र है, इसका मतलब अल्फ़ा से अगर कोई चीज़ स्वतंत्र है तो उसमें अल्फ़ा नाम का चीज़ नहीं होगा। तो जल्दी से बोलो, यह वाला डिटर्मिनेंट थीटा से स्वतंत्र है, इसका मतलब जब हम इसको तोड़ेंगे तो जो इसका वैल्यू आएगा उसमें थीटा नहीं रहेगा, तब ना थीटा से स्वतंत्र होगा। बात समझ में आ गया। तो थीटा से स्वतंत्र का मतलब है कि इसके वैल्यू में जब इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, तोड़ेंगे एक्सपेंड करके, तो इसके वैल्यू में थीटा नहीं रहना चाहिए। अगर इसको हम तोड़ें और इसका जो वैल्यू आएगा उसमें थीटा नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि यह थीटा से क्या है, स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र का मतलब समझ में आया ना, क्लियर है कि नहीं है। तो बात समझ में आ गया अच्छे से। चलिए ध्यान देना है। तो देखो यहाँ, तो इसको बनाएंगे कैसे हम लोग। तो सबसे पहले इसका जो भी वैल्यू होगा वो तो आप जानते हैं ना, किसको मान लेते हैं। तो माना, है ना, माना डेल्टा बराबर है कितना सर। तो देखो यहाँ से x हो गया माइनस साइन थीटा और क्या चीज़, कॉस थीटा। अब जब भी देखना ना मोबाइल में तो क्वालिटी को हाई कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न बड़ा रहता है तो थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, यह क्या हो गया सर, यह हो गया साइन थीटा, यह हो गया -x, यह हो गया 1। अच्छा, ये कितना हो गया सर, यह हो गया कॉस थीटा, यह हो गया 1, यह कितना हो गया x। अब आप क्या करो, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको आप तोड़ो। तो देखो यहाँ प्लस माइनस और क्या चीज़, प्लस, तोड़ा जाए इसको। तो इसको जब तोड़ेंगे हम लोग तो डेल्टा बराबर आएगा प्लस x का मतलब x हम लिखेंगे। अब देखो यह गया, क्या बचा, ई बचा ना। अब ऐसे गुना करेंगे, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, एक्सपर्ट बन गए हैं आप सब। -x² और कितना -1, ठीक है। अब इससे चलो, यह हो गया माइनस कितना थीटा। उसके बाद देखो बच्चों, यह वाला, यह जिस रो में है वह गया, जिस कॉलम में है वह गया, यह खत्म, यह वाला खत्म, यह खत्म, क्या बचा, यह और यह बचा, है ना। तो क्या होगा, ऐसे तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा, -x साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस क्या चीज़, कॉस थीटा। ये बात सबको समझ में आ गया। अब चलो फिर प्लस कॉस थीटा, क्या होगा सर, प्लस कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा जिस रो में है, फर्स्ट रो में है यह गया, थर्ड कॉलम में यह गया, बच गया यह। तो इसको जब गुना करेंगे तिरछा तिरछा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और देखो यहाँ -x इंटू कॉस थीटा, -x कॉस थीटा। अब माइनस करना है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x कॉस थीटा। की बात समझ में आ गया। अब इसको आप आसानी से क्या करो, एक्सपेंड करो उसको, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ से हो गया डेल्टा बराबर, फटाफट देखो इसमें जब इस टर्म में जब x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यह हो जाएगा -x3। अच्छा, यह हो जाएगा आपका कितना, -x, समझ में आ रहा है।
गुना करो इसको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, है ना। फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फिर देखो यहाँ से क्या होगा प्लस, तो प्लस और माइनस क्या चीज़, माइनस, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर बोलो यह इससे गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा बात समझ में। अब यहाँ से देखो डेल्टा बराबर है, अच्छा गौर करो तो यहाँ से यह माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह प्लस साइन थीटा, क्या हो गया कट जाएगा, है ना। अब देखो यह दोनों टर्म को, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन लो तो बचेगा माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, ये दोनों में से एक्स कॉमन लो तो एक्स बाहर आएगा, अंदर में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। बचपन से पढ़ते आए हैं, 10वां क्लास से आपको याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, एक होता है। तो यहाँ से आ गया डेल्टा बराबर माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस कितना एक्स। अब देखो पॉजिटिव निगेटिव यह जीरो हो जाएगा, आपको यहाँ से बच गया डेल्टा बराबर है माइनस एक्स क्यू। अब देखो यह जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया है इसमें थीटा नाम का चीज़ है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है एक्स है, इसमें थीटा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यह जो डेल्टा है यानी यह जो डिटर्मिनेंट है थीटा से क्या है स्वतंत्र है। बात समझ में आ गया। तो इसके वैल्यू में थीटा नहीं है, इसका मतलब क्या है थीटा से स्वतंत्र हो गया, तो लिखना पड़ेगा अतः डेल्टा थीटा से क्या है स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ गया। तो कोई भी टर्म अगर किसी चीज़ से स्वतंत्र हो मतलब वह वाला जो टर्म है उस एक्सप्रेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे रूम जो है वह सामान से क्या है स्वतंत्र है, मतलब रूम खाली है, इसमें कोई सामान नहीं होगा, ठीक है। चलो तो इस प्रकार से आप जो है सिंपल एग्जांपल के तरह से आप समझिए कैसे क्या करना है। तो फटाक से इसको क्या करो कॉपी करो, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं जल्दी से, ठीक है, जल्दी से इसको उतारो। चलो बच्चों देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना, और सिंपल भी है, अच्छा है और सिंपल भी है, ठीक है। तो देखो जरा यह प्रश्न को हम लोग करते हैं, है ना। देखो तो जरा ध्यान दिया जाए। कहता है कि ये जो डिटर्मिनेंट है क्या है, सारणी का मतलब क्या है डिटर्मिनेंट, यह जो डिटर्मिनेंट है सिद्ध करना है कि यह जो डिटर्मिनेंट ए है इसका वैल्यू जो है 2 व 4 के बीच में होगा, 2 भी होगा 4 भी होगा, इसके बीच में होगा। तो सिद्ध करना है कि यह जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है यह 2 व 4 के बीच में होगा। ऐसा प्रश्न आप त्रिकोणमिति में आपको कराए थे जब हम पढ़ाए थे आपको कि त्रिकोणमितीय फलन का रेंज ज्ञात करना है कि नहीं। तो जो बच्चे 11th क्लास में त्रिकोणमिति जो पढ़े हैं उनको पता होगा कि हम लोग त्रिकोणमितीय फलन का रेंज कैसे निकालते हैं। तो बस कुछ नहीं है, यह त्रिकोणमिति का प्रश्न है, इसको डिटर्मिनेंट में डाल के दिया गया है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको बनाते हैं। डिटर्मिनेंट ए का मान ज्ञात करते हैं, उसके बाद इसका सिद्ध करेंगे कि इसका वैल्यू जो है 2 और 4 के बीच में होगा। तो पहले इसका तोड़ के मान ज्ञात करना पड़ेगा ना। चलो इसका मान ज्ञात करो जल्दी से। तो यहाँ से आपका दिया है, क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ए बराबर दे दिया है 1 माइनस साइन थीटा और कितना -1, यह हो गया आपका साइन थीटा, यह हो गया 1, यह हो गया आपका माइनस साइन थीटा, यह हो गया 1, यह आपका हो गया साइन थीटा, यह कितना हो गया 1, ठीक है। अब इसको तोड़ो तो प्लस माइनस कितना प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 1, है ना। चलो यह ख़त्म, ऐसे गुना करेंगे 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। चलो फिर क्या होगा माइनस साइन थीटा, यह ख़त्म, ऐसे तिरछा गुना होगा तो होगा माइनस साइन थीटा, और देखो इससे गुना करेंगे तो माइनस और फिर माइनस होगा, क्या होगा प्लस साइन थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा +1 हो गया, क्या हो गया +1, यह ख़त्म, फिर ऐसे माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यह हो जाएगा -1 इंटू 1, -1 और माइनस क्या हो जाएगा +1, ओके। आया बात समझ में। अब देखो बच्चों यहाँ से a बराबर क्या हो गया, देखो यहाँ से माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यह 0, तो यह पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। अब बताओ यहाँ से क्या होगा, ये देखो यहाँ 1 इंटू 1 प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा वह बोलो वहाँ से प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा प्लस कितना हो गया 1, ओके बच्चों। अब जल्दी से यहाँ से बताना a बराबर है क्या होगा 1 कितना हो गया 2 हो गया, अब प्लस कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके।
इतना बात सबको याद है। अब हम आपको बताए थे इसका रेंज ज्ञात करना है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो पहले अच्छे से उतार लो, है ना। देखो वैसे अब हमको a बराबर है 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा का a का मान ज्ञात करना है कि यह 2 और 4 के बीच में है। तो चलो यहाँ से आप जानते हो ना, साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, आपको बताए थे त्रिकोणमिति में, और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, हमको पता है। तो यहाँ से लेके चलो, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि है ना क्या, कि सर साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है ना, वो 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, आपको त्रिकोणमिति में ऐसा बताया गया है। साइन थीटा का वैल्यू होता है -1 1 के बीच में, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, मॉड साइन थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, बताए थे आपको, है ना। चलो तो ध्यान देना, बेसिक में भी कराए थे। चलिए उसके बाद हमको ज्ञात करना है इसका रेंज, तो इसके जैसा यहाँ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर में 2 गुना है, यहाँ साइन स्क्वायर में 2 गुना करने के लिए 2 से सब में गुना करेंगे, 2 से सब में गुना करेंगे, तो यहाँ गुना होगा 2 गुना 0 कितना 0, इसमें 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें 2 से गुना करेंगे क्या हो गया 2। अब क्या करो, यहाँ 2 जुटा हुआ है, तो सब में क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा में यहाँ 2 जुटा हुआ है, फिर सब में 2 जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो पता है क्या आएगा, यह आएगा 0 + 2, यहाँ क्या आएगा 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यहाँ इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो आएगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। एकदम त्रिकोणमिति का प्रश्न है ना। डिटर्मिनेंट का काम यहीं तक था कि इसको क्या करना, तोड़ देना। ठीक है, बस कुछ नहीं है। अच्छा उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2 जोड़े तो यहाँ 2 जोड़े तो यहाँ 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बताओ बच्चों, यह चलिए तकनीकी खराबी हो गया था जिसके कारण बीच में से आपका कट गया। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, a के बराबर। मैंने क्या किया, इसके सामने a डाल दिया। अब यहाँ से क्या हो गया, a का मान 2 और 4 के बीच में प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दी से उसको आप उतारिए, फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर कराने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, फटाक से उतारो जल्दी से, है कि नहीं, जल्दी से बच्चों। अब देखो, है ना, अभी जो जस्ट आप प्रश्न पढ़े थे ना बच्चों, उसी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फटाक से देखो, यहाँ देखो प्रश्न में कुछ थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि वहाँ पर a बराबर डिटर्मिनेंट दिया हुआ था, है ना, लेकिन यहाँ a बराबर मैट्रिक्स a दिया हुआ है। तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, तभी आप पढ़े थे ना, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 और 4 के बीच में होता है कि नहीं। तो देखो तो यहाँ से करा है कि a का जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 0 होगा, 2 और अनंत के बीच में होगा, 2 और 4 के बीच में होगा, 2 और 4 को छोड़कर। आपको बताए थे छोटा वाला ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये 2 को छोड़कर, इधर 4 को छोड़कर, लेकिन इसका मतलब 2 और 4 भी होगा, 2 और 4 के बीच में होगा। अभी आप क्या पढ़े थे, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 भी होता है, 4 भी होता है, 2 4 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी हो गया। ऐसा पढ़े थे आप। देखो अब देखो, यह है बेसिक में आपको बताए थे महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नहीं याद होगा, अभी रिवीजन कराते हैं आपको। तो इसका आप इसके डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है, तो इसमें यूज है किसका, महत्तम पूर्णांक फलन का, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद ये प्रश्न बन जाएगा और याद रखना है इसको। ठीक है, देखो यहाँ से कंसेप्ट देखो है महत्तम पूर्णांक फलन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम GI। G का मतलब ग्रेटेस्ट, I का मतलब इंटीजर, और F का मतलब क्या चीज़, फंक्शन, GIF। ठीक है, अब इस फंक्शन के बारे में तुम समझो। देखो सबसे पहले महत्तम पूर्ण, जैसे मॉड फंक्शन होता है ना, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक उसी प्रकार से महत्तम पूर्णांक फलन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। इसका सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल ऐसा होता है, बड़का ब्रैकेट की तरह होता है, ऐसा। यह हो गया सिंबल किसका, महत्तम पूर्णांक फलन का, GIF का, है ना, ऐसे सूचित करते हैं। अब बताओ कि सर यह जो संकेत हो गया, यह जो सिंबल हो गया, यह तो बड़का ब्रैकेट की तरह है कि नहीं।
इसको आप कह रहे हैं क्या चीज़, महत्तम पूर्णांक फलन। तो प्रश्न में जब इस तरह का बड़का ब्रैकेट आएगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि यह महत्तम पूर्णांक फलन है कि बड़का ब्रैकेट है। तो जब भी याद रखना, जब भी प्रश्न में यह बड़का ब्रैकेट अगर महत्तम पूर्णांक फलन का काम करेगा तो ऐसे लिखा रहेगा, यह ऐसे लिख कर ऐसे, मतलब आपको समझ जाना है कि बड़का ब्रैकेट यहाँ जो काम कर रहा है वह महत्तम पूर्णांक फलन का काम कर रहा है। अगर ऐसे लिखा हुआ है मतलब बड़का ब्रैकेट है और उसके बारे में कोई चीज़ मेंशन नहीं किया हुआ है तो समझना है कि वह बड़का ब्रैकेट की तरह काम कर रहा है। अगर ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि बड़का ब्रैकेट महत्तम पूर्णांक फलन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो इस पर थोड़ा सा जानते हैं कि इसमें नंबर डालने पर क्या होता है। जैसे देखो इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या चीज़, 1, यानी 1 का महत्तम पूर्णांक कितना होगा। तो 1 का महत्तम पूर्णांक जो है 1 होता है। जरा इसको ऑब्जर्व करो। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। अच्छा 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 2 हो गया। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 2 हो गया। अच्छा मतलब महत्तम पूर्णांक फलन में 1, 2 क्या है, पूर्णांक है, और यह 2.4 क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। बात समझ में आया। 2.4 में दो तरह का नंबर है, 2 प्लस 0.4 यानी 2 पूर्णांक हो गया, 0.4 क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। अब देखो तो इसमें आप कोई भी पूर्णांक संख्या डालोगे तो वैल्यू ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो महत्तम पूर्णांक फलन में यदि हम कोई पूर्णांक नंबर डालते हैं तो उसका वैल्यू पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, लेकिन जब इसमें कोई दशमलव में कोई नंबर डालते हैं तो वह क्या करेगा, यह पूर्णांक फलन का काम है कि यह उस नंबर का जो फ्रैक्शनल भाग है उसको क्या करेगा, खा जाएगा। तो 2.4 में फ्रैक्शन भाग कौन है, 0.4, उसको यह खा जाएगा, बाहर क्या निकालेगा, 2। उसी प्रकार से 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कौन है, 2.5 को लिख सकते हैं 2 प्लस 0.5 है कि नहीं। तो 0.5 जो है वो क्या है, फ्रैक्शन है। तो यह महत्तम पूर्णांक फलन क्या करता है, फ्रैक्शनल पार्ट को एब्जर्व कर लेता है, तो बाहर क्या निकलेगा, 2। इसको आप ग्राफ से भी समझ सकते हो। कैसे, तो देखो यहाँ सबसे पहले बताओ ये जो अंदर में 2.4 है यह किस दो पूर्णांक के बीच में है। तो सर यह 2.4 2 और 3 के बीच में है। तो देखो यहाँ से, यहाँ 2 होगा, यहाँ क्या होगा, 3 होगा, और 2.4 कहाँ होगा, यहाँ होगा। अच्छा यानी 2.4 दो पूर्णांक के बीच में है। कौन सा पूर्णांक, 2 और 3 के बीच में। तो इसमें का नंबर जिस दो पूर्णांक के बीच में है वो दोनों पूर्णांक में से जो छोटका पूर्णांक होगा वही आंसर होगा। तो 2.4 2 और 3 के बीच में है, ये दोनों में से 2 और 3 में छोटा पूर्णांक कौन है, 2 है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 2 आया। ग्राफिकली यह समझ में आया आपको। अब देखो 2.5 भी किस दो नंबर के बीच में है, 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 में छोटा पूर्णांक कौन है, 2 है, इसलिए उत्तर क्या आ गया, इसका 2 है। इसी प्रकार से मुजवानी बोलना 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए जरा सोचो तो 3.1 किस दो पूर्णांक के बीच में होगा। तो यह 3 और 4 के बीच में होगा। 3 और 4 में छोटा पूर्णांक कौन है, 3, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है। ग्राफ से आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, है ना। 3.1 कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब 3.1 जिस दो पूर्णांक के बीच में है उसमें छोटा वाला पूर्णांक कौन है, 3 है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या यह बात सबको समझ में आता है, फटाफट बोलो, आ रहा है ना। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं इस पर, इसको अपना नोट डाउन कर लेना है कि नहीं। चलो अब देखो इस कंसेप्ट को ही नोट डाउन करना है, तू लोग भूल जाओगे, भूल नंबर 1 हो, है कि नहीं, बी केयरफुल। अब देखो यहाँ से एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे आपको कोई बोले कि -2.4 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा। इसमें कोई बोलेगा -3 होगा, कोई बोलेगा -2 होगा, कोई बोलेगा -1 होगा। तो देख लो ग्राफ से -2.4 किस दो पूर्णांक के बीच में है। तो -2.4 जो है वह आपको पता है -3 और -2 के बीच में है। -3 और -2 के बीच में -2.4 कहाँ होगा, यहाँ होगा। अभी आपको हम बताए थे कि यह नंबर जिस दो पूर्णांक के बीच में रहता है उसमें जो छोटका पूर्णांक होगा वही होगा। तो -2.4 -3 और -2 के बीच में है, ये दोनों में छोटा कौन है, यह -3 छोटा है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, -3। आ रहा बात समझ में। अब उसी प्रकार से यह क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अभी बनाएंगे। तो जरा ध्यान देना, जल्दी से नोट डाउन करो, इसको मिटाने वाले हैं हम, है कि नहीं। अब देखो यह क्वेश्चन की बारी है। सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है, देखो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान चाहिए, y का मान चाहिए, z का मान चाहिए। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, ऐसे हम लोग
इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, दिया है। अब क्या दिया है, देखो यहाँ दिया है आपको कि x का जो मान है वह -1 और 0 के बीच में है, कॉमा, फिर कितना, y का जो मान है वह 0 और 1 के बीच में है, तथा z का जो मान है वह आपका 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, हमको इसमें यूज़ करना है ग्रेटर इंटीजर ऑफ x का। ठीक है, तो आपको पता है कि सर जब x का मान -1 और 0 के बीच में है तो इसका महत्तम पूर्णांक निकालेंगे तो -1 और 0 में कौन छोटा है, -1 है। अभी आप देखे थे ना कि 3.4 3 और 4 के बीच में था, तो आंसर क्या हो रहा था, जो छोटा है 3 वह हो रहा था। तो x जब -1 और 0 के बीच में है तो x का जब फ्रैक्शनल पार्ट, x का जब महत्तम पूर्णांक याद करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x जो है -1 और 0 के बीच में है, x का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ज्ञात करेंगे तो x जिस दो पूर्णांक के बीच में है उसका छोटका पूर्णांक कौन है, -1। तो इसका मतलब यह हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, तो x जिस दो पूर्णांक के बीच में है उसमें छोटका पूर्णांक कौन है, -1 हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से इसका भी मान बताओ क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y क्या होगा, तो y जिस दो पूर्णांक के बीच में है उसमें छोटा वाला पूर्णांक कौन है, 0। तो इस बक्सा का वैल्यू क्या हो गया, 0। तथा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z का वैल्यू क्या होगा, तो z किस दो नंबर के बीच में है, किस दो पूर्णांक के बीच में है, तो z जो है 1 और 2 के बीच में है, उसमें छोटका पूर्णांक कौन हो गया, 1 हो गया। आया बात समझ में, ठीक है ना। अब चलो यह सब का मान जो है यहाँ डालना पड़ेगा, तो इसका मान हम नहीं जानते हैं, क्या मान लेते हैं, डेल्टा। डेल्टा बराबर है, डायरेक्ट कर दें तो देखो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के स्थान पर क्या डालेगा, -1, तो यहाँ -1 आप +1 क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, उसके बाद अच्छा चलो यहाँ भी क्या होगा, -1। अच्छा, इसका वैल्यू क्या आ गया, 0, तो यहाँ क्या आएगा, 0, यहाँ 0 + 1 कितना, 1, यहाँ क्या आएगा, 0। अच्छा, इसका मान 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 और कितना, 2 हो जाएगा। ऐसे आ गया। चलो इसी को बदल दिए इसमें, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो आपको पता है कि 0 से तोड़ेंगे नहीं, इससे नहीं, इससे, तो क्या होगा, +1 इंटू यह खत्म, क्या हो जाएगा, -1 इंटू 0, 0, आई क्या हो गया, -1 इंटू 1, फिर माइनस क्या हो जाएगा, +1। इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। कितना आसान था कि नहीं था, बस वह कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना था महत्तम पूर्णांक फलन का। तो जल्दी से आप इसको उतारो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फटाक से उतारा जाए। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न देखो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इस पर जरा तुम ध्यान देना, ठीक है। ध्यान दो तो जरा। कहता है, आपको बताए थे ऐसा कंसेप्ट हम, देखो रिवीजन करो उसका। ABC जो तीनों नंबर है किसमें है, AP में है। तब कहता है कि यह जो डिटर्मिनेंट है इसका मान क्या करें, ज्ञात करें। तो ठीक है, देखो कैसे। तो सबसे पहले दिया है अपने को कि ABC क्या है, AP में है। तो क्या करेंगे यहाँ से, चूंकि ABC क्या है, AP में है, इसलिए आपको पता है जब ABC AP में होता है तो APGP में आपको बताए थे बिचला बराबर होता है प्रथम प्लस अंतिम बाई 2, 2 से गुना करो तो क्या होगा, 2B बराबर है A + C। अब इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है, इसमें जहाँ 2B है वहाँ क्या डाल देंगे, A + B, बन जाएगा, काम हो जाएगा। चलो देखो तो, अब देखिए यहाँ से, तो मैंने मान लिया कि उसका वैल्यू जो है क्या है, डेल्टा होगा। डेल्टा बराबर है x + 2, x + 3, x + 4, x + 3, x + 4, x + 5, x + 2a, x + 2b। ओहो, ऊपर लिखा गया ना, x + 2a, x + 2b, x + कितना, 2c आ गया, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसमें जहाँ 2b है वहाँ क्या डाल देना है, जहाँ 2b है वहाँ क्या डाल देंगे, a + कितना, c डाल दो। तो देखो तो क्या आएगा, बराबर है x + 2, x + 3, x + 4, x + 3,
x प्लस 2 है, इसमें जहाँ 2b है वहाँ डालना है यहाँ से a प्लस बी, तो होगा a प्लस सी डालना है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, x प्लस कितना 2c। ओके, अब क्या करो तुम, अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो। देखो तो R1 में से R2 घटाओ तो यहाँ क्या बचेगा, इसमें से ही घटाएंगे तो x खत्म, 2 में से 3 गया -1, x खत्म, कितना बचेगा -1, और इसमें से ही घटाएंगे तो x खत्म, a में से 2a में से a गया a, अब -c बचेगा। तो आप क्या करो, यहाँ से R1 में से R2 तथा R2 में से R3 घटाओ तो जल्दी से फटाफट क्या होगा, तो आएगा, इसमें से ही घटाएंगे तो -1, घटाएंगे तो -1, इसमें से ही घटाएगा तो x खत्म, 2a में से a गया, कितना बचेगा a, आई बचेगा -c आ गया। R2 में से R3 घटाओ, -1 है ना, इसमें से ही घटाओ, x से x गया, आई a है, c में से -2c, -c बचा। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस कितना 2c। अब जरा बताओ, आपको बताए थे किसी डिटर्मिनेंट का यदि कोई दो रो या कोई दो कॉलम बराबर हो तो वैल्यू क्या होता है, 0। तो बताओ यहाँ से प्रथम रो और सेकेंड रो क्या है, बराबर है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, चूँकि R1 बराबर क्या है R2 है, वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ इसका ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बताए थे कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो, सभी रो या सभी कॉलम क्या हो AP में हो, या तो रो AP में हो फिर भी उसका वैल्यू 0 होगा, या कॉलम AP में हो फिर भी वैल्यू उसका क्या होगा 0 होगा। तो देखो यहाँ से, देखो आपको बताए थे, अब यह जो इसका प्रथम कॉलम है ये भी AP में है, कैसे, तो इसमें से यह घटाएंगे, इसमें से यह घटाएंगे, अनुपात बराबर, मतलब अंतर बराबर है। तो आपको बताए थे ना, कोई टर्म और उससे जस्ट पहले वाले टर्म में से अगर घटाने पर अगर अंतर बराबर हो तो टर्म AP में रहता है। तो बताओ, तो प्रथम कॉलम भी AP में है, कैसे, इसमें से यह घटाएंगे तो -1, इसमें से यह घटाएंगे तो -1, सार्वंतर -1, इसमें से यह घटाएंगे, इसमें से यह घटाएंगे -1, इसमें से -1 आ गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इसमें से क्या करो, यह घटाओ। अब तीनों नंबर ABC AP में है तो आपको पता है B माइनस A और C माइनस B बराबर होगा। अब घटाओ, इसमें से यह घटाएंगे तब यह खत्म, अब बचेगा 2B माइनस A। अब B माइनस A का वैल्यू अगर सार्व अंतर कुछ भी होगा तो 2 गुना B माइनस A। अच्छा, बात समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया, देखो इसमें से ही घटाएंगे तो x खत्म हो गया, 2b माइनस 2a, 2 कॉमन लेंगे तो b माइनस a आएगा। आप जानते हैं कि यह 3 नंबर यदि AP में है तो b माइनस a और c माइनस b बराबर होता है। अब देखो यहाँ, फिर आप क्या करो, इसमें से ही घटा लिए तो क्या आ गया 2b माइनस 2a आ गया। अब इसमें से ही घटाओ तो x खत्म, क्या बचेगा 2c माइनस 2b। अब बताओ, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा c माइनस b। आप पढ़े ही हैं कि b माइनस a और c माइनस b बराबर होता है, इसीलिए यह भी क्या है, यह भी क्या है AP में है। एक और भी तरीका है कि अगर ABC AP में है, कोई संख्या गुना करेंगे या जोड़ेंगे तो वो भी क्या रहेगा AP में ही रहेगा। तो ऐसे भी यह AP में है, ये भी AP में, ये भी AP में, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ गया। इसका दूसरा तरीका भी है बनाने का, उसको आप देख सकते हो फटाफट। इसका दूसरा तरीका बनाने का यह है, बड़ा ईजी है। करना क्या है, सो देखो, मेथड 2, मेथड 1 था, मेथड 2 देखो, मेथड 2 में क्या है, प्रश्न में कह दिया है ABC क्या है AP में है, तो चूंकि ABC क्या है AP में है, AP में है, इसका मतलब है कि B माइनस A बराबर होगा किसके, C माइनस A के। हम मान लेते हैं यह कोई नंबर के बराबर होगा। अब पढ़े हैं ना, कोई नंबर AP में हो तो उसका अंतर जो है बराबर होगा, तो B माइनस A या C माइनस A का अंतर बराबर होगा। मान ले इसका अंतर जो है कोई नंबर K आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से उस पर बनाओ, डेल्टा बराबर है, घटाओ R1 में से R2, R2 में से R3 घटाओ तो ज़रा क्या होगा, तो यह हो जाएगा -1, यह हो जाएगा -1, और यह पता है क्या होगा, R1 में से क्या करना है, R1 में से R2 को घटाना है, तो इसमें से यह घटाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2a माइनस b बचेगा, ठीक है ना। सेम तरीके से इस R2 में से R3 घटाओ, -1। अच्छा बताओ, यहाँ क्या बचेगा, x खत्म, 2b माइनस क्या बचेगा, c बचेगा। यहाँ क्या हो गया, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस कितना 2c, ठीक है। अभी तुम पढ़ा है
b माइनस ए भी k है, c माइनस ए भी k है। यहाँ k डालेगा, यहाँ भी k डालेगा, देखो तो दोनों कॉलम बराबर है, वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। अब चलो इसी में हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 5 करते हैं। तो फटाक से इसको तुम उतार लो, क्विक फास्ट, जल्दी से। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी छोटू आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रोसेस कौन सा लगाएंगे, वही कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का सभी रो या कॉलम एपी में हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। ज़रा ध्यान देना फटाफट, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। 2 तरीका आप जान गए हैं। सबसे छोटा तरीका सेकेंड वाला, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी आएगा। देखो कैसे बनाना है। ABC किस में है, AP में। जब ABC AP में है तो तुम लोग होशियार है, क्या करेगा, डायरेक्ट बनाएंगे इसको हम। ABC क्या है, चूँकि ABC क्या है, AP में है, इसका मतलब यह हुआ कि B माइनस ए बराबर होगा C माइनस बी के, और जो भी अंतर आएगा उसको हम क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करो, ये इसको डेल्टा मानो, R1 में से R2, R2 में से R3 घटाओ, R1 में से R2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2t में से 3t माइनस t, और क्या चीज़, -1। यहाँ क्या बचेगा, -t -1। यहाँ क्या बचेगा, -t प्लस a माइनस कितना, b आ गया, क्या आ गया, a माइनस b आ गया, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, फिर से आगे बढ़ें। अब इसमें से ही घटाओ तो क्या होगा, इसमें से यह घटाएंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा -t -1, यह होगा -t -1, यह क्या होगा, -t प्लस क्या बचेगा बताओ, यह बचेगा b माइनस c बचेगा ना, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या बचा, 4t प्लस 6, 7t प्लस 9, 10t प्लस कितना, c बचा। अब देखो यहाँ से b माइनस ए का वैल्यू k है, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, -k, है ना। c माइनस बी का वैल्यू कितना है, k, तो b माइनस सी का वैल्यू क्या होगा, -k। अब क्या करो, आप वहाँ से यहाँ डाल दो, ठीक है। यहाँ डालो तो जरा वैल्यू, तो डेल्टा बराबर क्या होगा बोलो, -t -1 -t -1 नीचे में हो जाएगा आपका 4t प्लस 6, यहाँ बताओ क्या होगा, -t -1 यहाँ होगा 7t प्लस 9। अच्छा यहाँ क्या डालेंगे, -k, तो हो जाएगा -t -k, यहाँ भी होगा -t -k, और नीचा जो है सो उतार देना। अब देखो प्रथम रो व दूसरा रो क्या है, सेम है, डेल्टा बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। बहुत आसान है। तो जो 5 क्वेश्चन बताए हैं इस सब पे ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो आप इस 5 को बढ़िया से क्या करो, आप रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, बनाओ। नहीं अगर समझ में आए तो आप कमेंट करो, फिर से देखो दोबारा, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।